मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को बातचीत शुरू करें दोस्तों। उसके पहले ये अपील कि अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और दूसरे मित्रों को भी भेजें। और अगर अपने परिजनों और परिवारजन को भी भेजें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव में और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। अब मैं दोस्तों आपसे आज के विषय में बात करना चाहता हूँ। आज मतलब अभी एक दो दिन में ही ट्रंप साहब ने बड़ा धमाका करवा दिया देश में, विश्व में। और आ, ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं ट्रंप साहब, उन्होंने मतलब अभी 250 साल की उनकी आ, सेना की परेड हुई। उसमें काफी हथियार वगैरह दिखाए गए, राफेल और राफेल क्या सॉरी, मतलब टैंक और मिसाइल्स और एरोप्लेन्स और जेट, युद्धपोत, ये सब। खैर वो तो एक अलग बात है, लेकिन आ, उनके दोगलेपनों से विश्व में जो है बहुत ही भयंकर संकट आने वाला है, ऐसा लग रहा है। वो बात कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। सबसे बड़ी मुश्किल ये है उनकी कि वो अपने वर्ड्स पे, मतलब अपने शब्दों पर स्थिर नहीं रहते, और अपने आदेशों पर भी। मतलब अमेरिका के में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स निकालते हैं वो, और थोड़े दिनों में उनको वापस ले लेते हैं। टैरिफ के अंदर भी यही किया, पर सारे दुनिया को चकाचौंध कर दिया। और सारे विश्व का जो एक व्यापार का फ्लो चल रहा था उसको तोड़ दिया। इसी तरह मतलब उन्होंने बहुत सारी बातें जो कही, जैसे कनाडा को इक्यावन हो रहा है, हमारा प्रदेश बना देंगे, ग्रीनलैंड ले लेंगे, गाजा में अब आप कह रहे हैं कि गाजा पे तो हम जो है हम डेवलप करें। अरे भाई, तुम्हारा है ही नहीं, तुम क्यों डेवलप करोगे? जबकि गाजा को डेवलप करने का काम, मतलब ठीक है कि उसको ध्वस्त करने का और खत्म करने का काम किया है। अब वो ये कहते हैं कि गाजा के जो लोग हैं वो मिस्र में और जॉर्डन में शिफ्ट हो गए। लेकिन मिस्र और जॉर्डन उनको लेना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि वहां की इकोनॉमी फेल हो जाएगी अगर इतने लोगों को लेंगे। 20-23 लाख लोग हैं। अगर ऐसा ही करना है, अगर ट्रंप साहब को गाजा को विकसित करना है, इतना ही उनका मन है, तो वो ये करें कि फिलिस्तीनी जितने हैं वहाँ जो रह रहे हैं गाजा में, 23 लाख फिलिस्तीनी रह रहे हैं। अभी कुछ की डेथ हो गई है, तो भी 22-22.5 लाख तो कुछ चले भी गए होंगे बाद, तो भी 20-22 लाख लोग तो है ही है। तो उन सबको अमेरिका में बसा दें, ताकि ये सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। अमेरिका में बस जाएंगे वो, आप यहाँ गाजा को डेवलप कर लेना, फिर अमेरिका को यहाँ बसा देना, जो भी करना हो मतलब। लेकिन मैं आज बात कर रहा था कि इसराइल को जैसे इन्होंने, ट्रम्प साहब ने जो है बहुत ही वो कर रखा है, सर पे चढ़ा रखा है, इस तरह से कहना चाहिए। और उनके थ्रू वो जो है इस मिडिल ईस्ट में, मतलब मिडिल ईस्ट का दादा उनको नियुक्त कर दिया हो नेतन्याहू को, वैसे जो है वो एक्ट कर रहे हैं। उन्होंने अभी इसराइल ने गाजा पे तो वो हमला कर ही रहे हैं लगातार, और अभी उन्होंने ईरान पर हमला कर दिया। और ईरान पे हमला धोखे से किया। मतलब पहले तो ईरान को बातचीत में उलझाया कि भाई हम तो अमेरिका ने उलझाया। अमेरिका ने कहा कि भाई हम परमाणु मतलब जो बम बना रहा है अमेरिका, ईरान, वो न बनाए, और समझौता कर ले हमारे से। तो किसी हद तक ईरान तैयार भी हो गया था। तो उन्होंने कहा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं तुम्हारी बात कि नहीं बनाएंगे।
अणु जो अणु शक्ति का जो हमने विकास किया उसको बम में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हमारे डोमेस्टिक काम में लेंगे, बिजली बनाएंगे या और कुछ करेंगे। तो ये बात चली रही थी, तो ईरान ने ये कहा भाई कि हम आपकी बात मान लेते हैं, तो हमारी सुरक्षा का क्या होगा? हम मतलब अगर अणु बम नहीं बनाते हैं तो हमारी सुरक्षा की गारंटी दो। एक बात तो ये है। और दूसरी बात, उसने ये कहा कि भाई ईरान पर जो आपने सैंक्शंस लगाए हुए हैं वो सैंक्शंस हटाओ, क्योंकि उसके बिना तो हमारा व्यापार नहीं हो रहा है। हम तेल नहीं बेच पा रहे हैं, हम और दूसरी चीजें नहीं बेच पा रहे हैं, तो आप ये सैंक्शंस हटा दो और हमारे सुरक्षा की गारंटी ले लो। हम ये मान लेते हैं कि हम अणु बम नहीं बनाएंगे। लेकिन साहब, अमेरिका ने उसको मतलब वो कोई जवाब नहीं दिया, आगे पीछे करते रहे। और बातचीत चल रही है, तीन चार पांच छह राउंड की बातचीत हो चुकी है। और इजराइल को इशारा किया, इजराइल ने जो है उन सेना के नायकों को, जो जनरल्स थे जो बातचीत में लगे हुए थे, उनको सबको टारगेट करके उनको मार दिया। लगभग 137 जनरल्स थे सेना के, जिनको उन्होंने एकदम खत्म कर दिया। इतना बड़ा हमला किया। और भी कई रिहायशी ठिकानों पर हमला किया, तेहरान में हमला किया, राजधानी जो है ईरान की। और उसके अलावा उन्होंने उनकी रिफाइनरीज पे हमला किया, सैन्य ठिकानों पर हमला किया। तो इस तरह से मतलब पूरा ईरान को नेस्तनाबूद करने की कोशिश में इजराइल जो है लगा हुआ था। और ट्रंप साहब का इशारा मिलते ही उसने ये सारा काम कर दिया। लेकिन दोस्तों, और फिर क्या है कि ये इजराइल और ट्रंप समझे कि अब तो ट्रंप फिर धमकी दे रहा था, अभी भी समझौता कर लो, मौका है। हमने कहा था 60 दिन में कर लो, नहीं तो 61वां दिन देखो हमला हो गया। और अभी भी कर लो, मौका है, नहीं तो फिर बिल्कुल नेस्तनाबूद हो जाओगे, कहीं 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 नहीं रहोगे। और उनको ये नहीं मालूम था कि ईरान जो है, क्योंकि ईरान के सारे सेना के जनरल्स को मौत की घाट उतार दिया था, तो वो ये समझ रहे थे कि अब तो ईरान तो कोई खड़ा नहीं हो पाएगा, और ईरान जो है हमारे से क्या बदला लेगा या वापस क्या आक्रमण करेगा। लेकिन ईरान ने साहब 4 घंटे के अंदर, विद इन 4 आवर्स, सारी तैयारी करके दूसरे जनरल्स तैयार कर दिए, खड़े कर दिए और हमला कर दिया। और हमला इतना भयंकर था, मतलब सोच भी नहीं सकते। 2000 किलोमीटर से हमला किया, क्योंकि ईरान की और इजराइल की कोई सीमा तो लगती नहीं है कि वही सीमा से हमला कर दिया, चलो अंदर घुस गए। या ईरान ने मिसाइल्स से हमला किया, ड्रोन से हमला किया। और इतना जबरदस्त हमला था कि उनका जो आयरन डोम है, जो एयर डिफेंस के लिए उन्होंने बना रखा था, लगा रखा था, और खूब और उसकी वाई वाई हो रही थी कि अरे आयरन डोम से तो कोई निपट ही नहीं सकता है। मतलब आयरन डोम है, इसका मतलब इजराइल बहुत सुरक्षित है, इसमें कोई बम बम या मिसाइल विसाइल अटैक नहीं कर सकती, जो भी आएगा वो आयरन डोम जो है उसको रोक लेगा। लेकिन साहब, ये जो ईरान की जो फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल जो थी, उसने उन सारे एयर डिफेंस को ध्वस्त कर दिए। और तेल हबीब पर पूरा, मतलब राजधानी में इतना जबरदस्त हमला किया कि पूरा तेल अवीव में कई जगह, मतलब कई बिल्डिंगें खंडर हो गई। और दूसरा हमला किया उसने हाइपा पर। हाइपा उनकी आर्थिक कैपिटल है, एक तरह से कहना चाहिए व्यापारिक केंद्र है उनका। जैसे हमारे यहाँ अमेरिका है, दिल्ली में हमारी कैपिटल है, और आर्थिक कैपिटल हम मुंबई को मानते हैं, उसी तरह से हाइपा जो है वहाँ कैपिटल है। और उसको उसमें हमारे अडानी साहब, जो मोदी साहब के दोस्त हैं,
उन्होंने वो बंदरगाह डेवलप कर रखा है। 70% जो निवेश है उनका है उस बंदरगाह में, और उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। मतलब वहां पे भी अटैक किया, हाइफा पे भी अटैक किया, इस पे भी, तेल अवीव पे भी हमला किया, और भी कई जगह हमले किए, और उनको मतलब छठी का दूध याद दिला दिया, कहना चाहिए। तो इस स्थिति में अब क्या हुआ कि पहले तो ट्रम्प साहब कह रहे थे समझौता कर लो, हमने कहा था, हमने कहा था। अब वो कह रहे हैं कि ये जो है वार रुकवाऊंगा मैं, वार रुकवाऊंगा। अरे भाई, वार तो तू नहीं कर रही हो, रुकवाएगा क्या? लेकिन अभी वो जो 250वें दिन की जो मैं कह रहा था कि उनकी परेड हुई, उसमें उन्होंने सलाम दिया, सब सलामी दी। उसके रोज जो है उनकी जन्मदिन भी थी, तो ट्रम्प को, मतलब पुतिन जो रशिया के राष्ट्रपति हैं रूस के, उन्होंने उनको फोन किया बधाई देने के लिए, और कहा कि भाई ये जो जंग है इसको रुकवाओ, इसको आप आगे मत बढ़ने दो, ये बहुत संकट हो जाएगा अगर आगे बढ़ी। इधर चीन और रूस जो है ईरान के पीछे खड़े हैं, और अमेरिका और यूरोपियन कंट्री जो है वो तो इसराइल के साथ ही है। और जैसे ही, मतलब अभी तक जो अ, इसराइल हमले कर रहा था गाजा में, ये हिजबुल्ला पे, मतलब बैरूत में और इधर लेबनान में, तब तक ये कंट्री कोई ज्यादा बोल नहीं रहे थे। लेकिन जैसे ही ईरान ने इस बार हमला किया और उनको, मतलब छठी का दूध याद दिला दिया, तो ये सारे कंट्री बोलने लगे, और इसको रुकवाओ, ये जंग नहीं होनी चाहिए, इसराइल को बचाओ। ये, अरे इसराइल को क्या बचाओ, इसराइल ने तो सब कबाड़ा कर रखा है। तो ये हालत है इन विकसित देशों की, जो चौधराहट करते हैं पूरे विश्व। और ये चौधराहट के चक्कर में ही ट्रम्प साहब जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ट्रम्प का अमेरिका में बड़ा विरोध हो रहा है। 5 7 10 दिन पहले मेरे मित्र हैं रामशरण जोशी, जो आजकल अमेरिका गए हुए हैं, उन्होंने फोटो भेजे वहां से कि ये देखो ट्रम्प का इतना विरोध हो रहा है, जगह जगह विरोध हो रहा है। मतलब और अभी जो ये परेड हुई उस रोज, मतलब लगभग 2000 जगह, खासतौर से वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, और जितने भी बड़े शहर हैं वहां पे, उन सब में, कैलिफोर्निया में, सब जगह उनका विरोध हो रहा है, और जबरदस्त विरोध हो रहा है। और वो ये कह रहे हैं कि हमको कोई राजा नहीं चाहिए। मतलब आप राष्ट्रपति चुने गए हो तो राष्ट्रपति रहो, आप राजा बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? राजा में और राष्ट्रपति में बहुत फर्क होता है। हमारे यहाँ तो लोग समझते नहीं है इस बात को, नरेंद्र मोदी को भी राजा ही मानते हैं, लेकिन ये गलत है बिल्कुल। वो हमारे सेवक है, राजा कैसे हो सकते हैं? हमने उनको चुना है हमारे प्रबंधन के लिए, हमारे कामों के प्रबंधन के लिए, कि हमारे काम स्मूथली हो जाएं और अच्छे से हो, उसके लिए हमने चुना है उनको वो हमारे राजा नहीं है। तो इसी तरह से अमेरिका में भी वो ये कह रहे हैं कि हम जो है, हमने आपको चुना है, आप हमारे राजा नहीं। लेकिन ट्रम्प का जो एक्ट है वो पूरा राजा की तरह ही बिहेव करे, और इस वजह से वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत है। अब ये और एक बात हो गई कि रूस और ईरान जो है, रूस तो ईरान के साथ ही है, क्योंकि ईरान ने उस समय ड्रोन वगैरह भी सप्लाई किए उनको, मिसाइल्स भी सप्लाई की रूस को। और चीन जो है ईरान के बिल्कुल साथ, क्योंकि चीन के इंटरेस्ट, व्यापारिक इंटरेस्ट भी चीन में जुड़े हुए हैं, और वो जो सिल्क रोड बना रहे हैं उसमें भी, इसमें उनका भागीदारी है यहाँ पे भी। तो इस वजह से चीन तो इनके साथ ही है। और वैसे भी चीन, जहाँ अमेरिका है उसके विपरीत चीन है, तो चीन का तो होना लाजमी है।
तो इधर तो चीन है, रूस है, बाकी ये छोटे छोटे देश में से कुछ लोग हैं, लेकिन अरब कंट्रीज जितने हैं उनका कोई भरोसा नहीं है। उनमें से ज्यादातर जैसे जॉर्डन है, मिस्र है, या सऊदी अरबिया है, या यूएई है, ये सारे इजराइल के साथ हैं। इन्होंने इजराइल से समझौता कर लिया है और व्यापार वगैरह करने के लिए, और इसलिए वो उनके साथ हैं। अ, लेकिन हमारा ये तो विदेश नीति का भगवान ही हम हम तो अभी बिल्कुल तटस्थ हैं। यूरोपियन कंट्रीज ने इसराइल का समर्थन किया है, और फ्रांस तो ये मानता है कि ईरान हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर इसको नहीं रोका तो ये हमारे लिए खतरा बन जाएगा। लेकिन फ्रांस फ्रांस और ब्रिटेन और इन सब में इतनी ताकत नहीं है कि वो मतलब ईरान को रोकने का काम कर सके, और उसके लिए वो अमेरिका को लाना चाहते हैं। अमेरिका को नेतन्याहू भी बीच में लाना चाहते हैं, क्योंकि नेतन्याहू की जरूरत है युद्ध। अगर युद्ध नहीं होगा तो उसको प्रधानमंत्री वो नहीं रह सकता है, बल्कि उसके ऊपर ऐसे केसेस भी चल रहे हैं जिससे उसको जेल भी हो सकती है। तो उन सब से बचने के लिए वो गाजा में भी लगातार हमले कर रहा है। इतनी उनकी मोसाद जो उनकी खुफिया एजेंसी है, इतनी परफेक्ट मतलब खुफिया जानकारी दे रही है, और सारे जनरल्स कहाँ कहाँ हैं उनकी जानकारी दे करके उनको मरवा दिया। लेकिन वो उन बंदूकों को नहीं छुड़वा पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये छुड़वाना ही नहीं चाहते हूँ, उनके कारण वो गाजा पर लगातार हमला कर रहे हैं और गाजा को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। अगर वो छूट जाएंगे तो फिर क्या उनके पास क्या रहेगा कि भाई हम क्यों हमला करें। तो हमला करने के लिए और युद्ध जारी रखने के लिए ही उनको छुड़ाया नहीं जा रहा। और इधर जो है ईरान जो है हमारा स्वाभाविक मित्र है बहुत सालों से। लेकिन अभी हमने 11% क्रूड ऑयल हम उनसे खरीदते थे, अब तो शायद नहीं खरीद रहे हैं। लेकिन अब हम नहीं खरीद रहे हैं। अच्छा दोस्त था हमारा, लेकिन अब हम चुप हैं। दोनों के बराबर बराबरी पे रखा हुआ है। नेतन्याहू की कोशिश है कि युद्ध जारी रहे और अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हो जाए। ट्रंप साहब आकर के अपनी फौजें भेज दें, अपने मिसाइल तो मतलब वो तो हथियार तो भेज ही रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो यूक्रेन में भी भेज रहे हैं, यहाँ पे भी भेज रहे हैं, अफगानिस्तान में भी भेजे थे, वियतनाम में भी भेजे थे, पाकिस्तान में भी भेज रहे हैं। मतलब जहां जहां पे भी तनाव है वहां वहां पर अमेरिका के हथियार हैं। ये तो आप मान के चलो। और अब ट्रंप साहब एक तरफ कहते हैं हम युद्ध रुकवा देंगे, दूसरी तरफ हथियार दे रहे हैं लड़ने के लिए। तो क्या चाहते हैं आखिर, ये तो समझ नहीं आ रहा। और अगर ये युद्ध नहीं रुका और अमेरिका इन्वॉल्व हो गया इस युद्ध में, तो चीन भी इन्वॉल्व हो जाएगा, रूस भी इन्वॉल्व हो जाएगा, और ये विश्व युद्ध की तरफ बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये जरूरी है कि इसको रोका जाए। लेकिन रोक कौन सकता है अब इस युद्ध को? इस युद्ध को तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका रोक सकता है, जो इजराइल को मनाए, तो इजराइल को कहे कि तुम हथियार वो है बंद करो हमला करना। और ईरान ने तो कहा है कि अगर इजराइल बंद कर देगा तो हम भी बंद कर देंगे। हमको कोई मजा नहीं आ रहा है इसमें कि हम जो है युद्ध करें। अच्छा, एक जो खास बात है, ये युद्ध तो खैर चलता रहेगा, चल रहा है, पर ये एक सोचने वाली बात है, मतलब ये समझने वाली बात भी है कि ईरान और इजराइल एक समय था जब दोनों दोस्त थे। 19 और इजराइल को जब नया राष्ट्र बना था 1948 में शायद, तब
तुर्की ने सबसे पहले इनको मान्यता दी थी, और दूसरा मान्यता देने वाला देश ईरान था। 1950 में ईरान ने मान्यता दी। उसके बाद से लगातार इनके संबंध बहुत अच्छे थे, और एक दूसरे को कोऑपरेट करते थे। इजराइल ईरान को हथियार देता था, और ईरान ईरान जो है ऑयल देता था। तो ये इस तरह के अच्छे दोस्ताना संबंध थे। और इराक और ईरान वार में इजराइल ने बहुत हथियार की सप्लाई ईरान को की है। तो लेकिन ऐसा क्या हुआ, मतलब कि अ, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए। ये 1979 1979 में ईरान में जो क्रांति हुई, इस्लामिक क्रांति, और वो जो शाह थे पहलवी, उनको हटा दिया, और विद्रोह हुआ उनके खिलाफ, उनको हटा दिया, और वहां पर इस्लामिक सरकार बनी, और अयतुल्ला खुमैनी उसके जो है सर्वे सर्वे थी। हालांकि वो सीधे उसमें प्रशासन में दखल नहीं है उनकी। राष्ट्रपति है, वहाँ का प्रधानमंत्री है, और दूसरे मंत्री हैं, मतलब वहाँ चुनाव भी होते हैं, और ये सब चुन करके और आते हैं राष्ट्रपति, और फिर वो वहाँ सरकार चलाते हैं। लेकिन सुपर सुपर मैसेज जो है अयातुल्ला खुमैनी की है। धार्मिक कट्टरतावाद वहां पर बहुत है, और वो जो है खोमेनी के आने के बाद जो है इजराइल के और ईरान में डिफरेंसेस आने शुरू हो गए। और खोमेनी मानते हैं कि इजराइल यहाँ पर अवैध तरीके से कब्जा करके बैठा है, और ये लैंड जो है फिलिस्तीनी की थी, और फिलिस्तीनी को ये बर्बाद परेशान कर रहा। और न केवल फिलिस्तीनी, बल्कि पहले तो जॉर्डन और सीरिया और इराक और सबसे उसकी लड़ाई थी, बैरूत और सबसे उसकी लड़ाई थी। लेकिन बाद में इन्होंने सऊदी अरबिया, इन सब से, मतलब ये पास पास के जो उसके कंट्रीज हैं, उन सब से लड़ाई थी। लेकिन बाद में उसने धीरे धीरे सबसे समझौता कर लिया, सब लोगों ने भी समझौता कर लिया कि बार बार कौन लड़े इससे, मिस्र वगैरह सब ने, और फिर ये वहां पर स्थापित हो गया। लेकिन ईरान अभी तक भी उसको वो नहीं मानता है। इजराइल ने, मतलब मोसाद के सहयोग से ईरान के सेना के अफसरों को, वैज्ञानिकों को मारने का असफल प्रयास किया। ईरान इजराइल को आतंकवादी देश मानता है, और उसने इसे घेरने के लिए हिजबुल्ला, हुती जैसे, हमास जैसे संगठन तैयार किए थे। और इराक और सीरिया में भी अपने अड्डे बना रखे हैं, अपने ग्रुप्स वहां पर भी हैं। क्योंकि सीरिया में अब असद की सरकार नहीं है, और ईरान से हिजबुल्लाह को जो खेप जाती थी, मतलब सप्लाई, हथियारों की सप्लाई और दूसरी सप्लाई जो होती थी, वो अब रुक गई। क्योंकि वो सारी सीरिया में होकर के जाती थी, वो टनल के नीचे से होकर जाना पड़ता था, टनल के थ्रू। वो सब रुक गया, इसलिए अब हिजबुल्लाह भी कमजोर हो गया। और सीरिया, मतलब हमास तो खुद ही लड़ रहा है अब। हुती जरूर जो है ईरान के साथ अभी भी लगा हुआ है, को घेरे हुए देखते हैं। तो एक जो खास बात मैंने पहले भी बताई थी, खैर ये है, लेकिन हमारे मतलब जैसे
पश्चिमी देशों की, विशेषकर फ्रांस ब्रिटेन की देखी, जो अब तक इजराइल मार रहा था तब तक वो चुप थे। जैसे ईरान ने मारना शुरू किया, यूरोपीय देशों ने बोलना शुरू किया और इजराइल को बचाने की गुहार लगाने लगे, जंग को रोकने की बात करने लगे। यही हाल हमारे भारत पाकिस्तान युद्ध के भी हुआ। पहलगांव में हमला हुआ तो कोई नहीं बोला, लेकिन जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ और पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर दिया और हम आगे बढ़ रहे थे। हालांकि हमारे मीडिया के हिसाब से तो हमने कराची और लाहौर कब्जा कर लिया था और इस्लामाबाद, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के को कब्जे करने की तैयारी में थे, और वहां पर ट्रंप साहब ने युद्ध विराम करवा दिया। तो ये युद्ध विराम जब हमारी बारी आई हमें मारने की, तब उन्होंने युद्ध विराम करवा दिया। तो ये असल में ये यूरोपियन देश और अमेरिका, ये जो है चाहते ही नहीं है कि विश्व में शांति रहे। ये चाहते हैं कि कहीं न कहीं तनाव चलता रहे, ताकि इनके युद्ध की सामग्री जो है, युद्ध के अस्त्र शस्त्र जो हैं वो बिकते रहें। और इनकी मतलब अमेरिका की इकोनॉमी तो पूरी युद्ध पे आधारित ही है। अब फ्रांस और इंग्लैंड की भी इसी तरह से युद्ध उपकरणों के निर्माण में ही उनकी पूरी सब तक जो है पूरी इकोनॉमी गवर्न करती है। तो ये जो है विश्व की बड़ी समस्या है, और ये विश्व युद्ध ना हो जाए इसका खतरा तो हमेशा रहेगा ही, क्योंकि पिछले 3 साल से रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, उसमें भी ये बात लगातार कही जा रही है कि ये विश्व युद्ध हो सकता है। लेकिन ना भी हो तब भी पूरे विश्व में एक तनाव, एक आर्थिक रुकाव, विकास का रुकाव, ये सारा तो हो ही रहा है। तो आशा करनी चाहिए कि ये युद्ध रुक जाए और सही परिणाम निकले। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने के लिए अग्रसर करेंगे। और अगर आपने अभी तक भी YouTube चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, महावीर समता संदेश को, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। चलो मिलते हैं फिर और किसी वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।